अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे रिजेक्शन ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांट्स की। तो बेसिकली व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म फॉर द रिजेक्शन। होता क्या है जब भी जो रिजेक्शन होती है, रिजेक्शन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच टी लिम्फोसाइट्स एंड द एंटीबॉडीज of the host cells they are produced against graft antigens and then they react against them and destroy the tissue grafts। अब जो grafts होते हैं there are 4 different types of tissue grafts। एक तो होते हैं ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ क्या होता है? ऑटोग्राफ लेट सपोज मैंने कोई अपने अपर लिम्ब से किसी टिश्यू को नीचे अपने लोअर लिम्ब में ग्राफ्ट करना हो, सो दैट इज़ नोन एज ऑटोग्राफ, क्योंकि मैं अपने ऊपर ही वो कर रहा हूँ, अपनी मैंने एक साइड से लेके दूसरी साइड पे उसको ग्राफ्ट कर दिया। एलोग्राफ्ट जो कि यूजली बहुत नॉर्मल होता है, एलोग्राफ्ट इज एक्सचेंज ऑफ ग्राफ्ट बिटवीन द सेम स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल किसी एक ह्यूमन से आपने किसी दूसरे ह्यूमन में टिश्यू या कोई ऑर्गन डोनेट कर दिया, सो दैट इज़ टिश्यू या कोई ग्राफ्ट कर दिया, सो दैट इज़ नोन एज एलोग्राफ्ट। देन हमारे पास आता है जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट में क्या होता है कि इट इज़ बेसिकली अ ग्राफ्ट एक्सचेंज ऑफ ग्राफ्ट बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल हमने किसी हॉर्स या किसी और डिफरेंट एनिमल से कोई टिश्यू को ह्यूमन में ग्राफ्ट किया, सो दैट इज नोन एज जीनोग्राफ्ट। एंड देन लास्टली देयर इज योर स्किन ग्राफ्ट। अब होती जो ग्राफ्ट के एंटीजेंस हैं उनको हमने नाम दिया एलो एंटीजेंस। एंड उनको हमने एलो एंटीजेंस नाम इसलिए दिया क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, एलो ग्राफ्टिंग होती है। एलो ग्राफ्टिंग के एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के दरमियान, तो इसलिए हमने उनके जो एंटीजेंस हैं उनको नाम दे दिया एलो एंटीजेंस। एंड हाउ आर दीज एलो एंटीजेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द टी एंड बी लिम्फोसाइट्स एंड व्हाई आर दे रिकॉग्नाइज्ड? व्हाई का आंसर ये है कि सिंस वी नो कि जो एंटीजेनिक डिफरेंसेस आ सकते हैं बिटवीन डोनर एंड रिसिपिएंट, एंड वो क्यों आ सकते हैं? वो इसलिए आ सकते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन HLA एलील्स। हमें पता है कि जो HLA की एलील्स होती हैं दे आर काफ़ी पॉलीमॉर्फिक, सो देयर इज़ अ चांस कि उनमें कोई डिफरेंस की वजह से डोनर और रिसिपिएंट के में डिफरेंस आ जाए, जिसकी वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाए। अब टी लिम्फोसाइट्स किस तरह रिकॉग्नाइज करते हैं? देयर आर बेसिकली 2 पाथवेज, डायरेक्ट पाथवे एंड इनडायरेक्ट पाथवे। जो डायरेक्ट पाथवे में ये होता है कि जो ग्राफ्ट है, ग्राफ्ट के जो एंटीजेंस हैं, होगा क्या कि जो ग्राफ्ट के अपने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं ना, वो ग्राफ्ट के एंटीजेंस को बेसिकली होस्ट के टी सेल्स के को प्रेजेंट करेंगे। वेयर एज इनडायरेक्ट पाथवे में ये होता है कि जो अपने हमारा जो होस्ट है, जो कि बेसिकली रिसिपिएंट है, होस्ट के जो अपने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं ना, वो पहले ग्राफ्ट के एंटीजेंस को जाके प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद वो उनको प्रेजेंट करेंगे होस्ट के टी लिम्फोसाइट्स में। और ये देखा जाता है कि इन दोनों तरीकों से जब टी लिम्फोसाइट्स को प्रेजेंट किए जाएंगे एलो एंटीजेंस, देन दे विल बी एक्टिवेटेड टू फॉर्म आइदर साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स जो कि CD8 टी सेल्स होते हैं, और द CD4 T lymphocytes which would be producing cytokines, and then they will eventually differentiate into helper 1 T cells। and ये देखा गया है कि acute rejection में जो cytotoxic T lymphocytes हैं उनका काफ़ी रोल होता है और डायरेक्ट पाथवे इन्वॉल्व होता है, whereas इनडायरेक्ट पाथवे इज इन्वॉल्व इन chronic rejection। और यही चीज़ इन्होंने इस पैराग्राफ में दी हुई है कि the graft antigens they are either presented directly to recipient T cells by the graft antigen presenting cells, that is your direct pathway, and the indirect pathway is that the graft antigens they are picked up by the host antigen presenting cells, they are processed and then they are presented to the host T cells, and the both pathways lead to the activation of CD8 T cells which develop into cytotoxic T lymphocytes, and CD4 T cells which become cytokine producing effector cells, mainly helper 1 T cells। Direct pathway important for cytotoxic T lymphocyte mediated acute rejection, whereas indirect pathway for chronic rejection। B lymphocytes का भी देखा गया कि they also रिकॉग्नाइज एंटीजन इन द ग्राफ, लेकिन इसका ये कि हमें पता है कि बी लिम्फोसाइट्स को फुली फंक्शनल होने के लिए टी लिम्फोसाइट्स की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। अब जो ग्राफ्स हैं उनको हमने 3 डिफरेंट जो ग्राफ्ट रिजेक्शन है ग्राफ्ट की जो रिजेक्शन है उसको हमने 3 पैटर्न्स में क्लासीफाई किया हुआ है, हाइपर एक्यूट, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एंड यहाँ पे हम किडनी को एज अ मेन ऑर्गन लेकर चलेंगे। इन्होंने यहाँ पे किडनी की एज एग्जांपल दी हुई है कि हम किडनीज को जब ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो उसकी वजह से जो हाइपर एक्यूट एंड क्रॉनिक रिजेक्शन जब मिल रही। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपर एक्यूट की। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन इज़ ड्यू टू द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज विच आर स्पेसिफिक फॉर द एंटीजेंस ऑन ग्राफ्ट एंडोथेलियल सेल्स। ये याद रखना है कि हाइपर एक्यूट रिजेक्शन में होगा क्या, जब भी कोई डोनर किसी रिसिपिएंट को कोई भी चीज़, कोई भी टिश्यू, ब्लड या ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहा है, तो उसमें जो होस्ट है, होस्ट के पास ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ होंगी डोनर के एंटीजेंस के खिलाफ। एंड वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ क्यों होंगी, उसमें एग्जांपल्स ये आ सकती हैं कि लेट सपोज कि एक कोई पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। पर्सन ए ने कभी पहले अपना ब्लड दिया था पर्सन बी को और उसमें वो मिसमैचिंग हुई थी, वो रिजेक्शन हुई थी। अब पर्सन ए दोबारा जब पर्सन बी को अपना ब्लड देगा तो होगा क्या, पर्सन बी के ब्लड में ऑलरेडी प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ होंगी। सिमिलरली अगर ऐसा हुआ हो कि पर्सन ए ने पहले कोई
ऑर्गन डोनेट किया वो पर्सन बी को, जिसकी वजह से रिजेक्शन हो गई हो, और वही पर्सन ने अब दोबारा कोई पर्सन बी को डिफरेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा रहा होगा, तो भी होगा क्या कि जो पर्सन बी है, पर्सन बी के पास ऑलरेडी पर्सन ए के एंटीजन के खिलाफ प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ होंगी। एंड यही इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो ये प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है, एंड दीज प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ दे मे बी द नेचुरल IgM एंटीबॉडीज़ विच आर अगेंस्ट द which are specific for blood group antigens, or these are those antibodies which are specific for allogenic MHC molecules that were induced by prior exposure of the organ recipient to allogenic cells through blood transfusions, pregnancy or transplantation of another organ। एंड ये देखा जाता है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन में कि जैसे ही ग्राफ्ट को इम्प्लांट कर दिया जाता है, ब्लड फ्लो जैसी रिस्टोर हो जाती है, वैसे ही होता है कि फ़ौरन वो जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एलो एंटीजेंस पे जाके बाइंड करती हैं ऑन द ग्राफ्ट वेस्कुलर एंडोथेलियम, एंड देन दे एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम विच लीड्स टू एंडोथेलियल इंजरी, थ्रोम्बोसिस एंड इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ द ग्राफ्ट, जो कि उन्होंने यहाँ फिगर में दिखाया है कि जैसे ही ग्राफ्ट फुली इम्प्लांट हो गया, इन एलो एंटीजेंस को डिटेक्ट करने के लिए प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ आई, इन्होंने जैसे ही डिटेक्ट किया उन्होंने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की वजह से एंडोथेलियल डैमेज हुआ, इन्फ्लेमेशन हुई एंड थ्रोम्बोसिस होगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड वो उन्होंने यहाँ पे दिखाया है किस तरह हो रही है। इन्होंने फिगर में दिखाई हुई हाइपर एक्यूट रिजेक्शन ऑफ किडनी एलोग्राफ्ट। इसकी मॉर्फोलॉजीज, इन सब में मॉर्फोलॉजीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्फोलॉजी क्या होगी हाइपर एक्यूट रिजेक्शन की, कि जो अफेक्टेड किडनी होगी इट वुड रैपिडली बिकम साइनोटिक, मोटल्ड एंड एन्यूरिक। जितनी भी आर्ट्रियोल्स एंड आर्टरीज होंगी दे वुड एग्जिबिट एक्यूट फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस ऑफ देयर वॉल्स, एंड उनकी ल्यूमेन की नैरोइंग या ऑक्लूजन होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बाई। न्यूट्रोफिल्स का इन्फिल्ट्रेट देखा जाएगा आर्ट्रियोल्स, ग्लोमेरुलाई एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर, एंड जैसे ये चेंजेस फर्दर इंटेंसिफाई होंगी ये देखा जाएगा कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज विल आल्सो अंडरगो थ्रोम्बोटिक occlusion, एंड इवेंचुअली द किडनी कॉर्टेक्स अंडरगोस आउटराइट नेक्रोसिस व्हिच इज नोन एज इंफाक्शन, एंड द अफेक्टेड किडनीज आर नॉन फंक्शनल एंड हैव टू बी रिमूव्ड। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन में क्या चीज़ याद रखनी है मॉर्फोलॉजी में, ये याद रखना है कि एक तो नंबर 1 न्यूट्रोफिल की हमको इन्फिल्ट्रेट मिलेगा, नंबर 2 के उसके जो ल्यूमेन होगी आर्टरीज के वुड बी ऑक्लूडेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बाई, थ्रोम्बस की इंफॉर्मेशन मिलेगी, आर्टरीज की वॉल्स पे हमको एक्यूट फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलेगा, और साथ में इन सब कंडीशंस की वजह से होगा क्या, इन सब कंडीशंस की वजह से जो किडनी होगी इट वुड बी साइनोटिक, मोटल्ड एंड एन्यूरिक। दैट वाज हाइपर एक्यूट। अब हम पढ़ते हैं एक्यूट। एक्यूट रिजेक्शन जो है इट इज़ मीडिएटेड बाय टी सेल्स एंड एंटीबॉडीज़ विच आर एक्टिवेटेड बाय एलो एंटीजेंस इन द ग्राफ्ट। सबसे नॉर्मली यही वाला प्रोसेस हो रहा होता है किसी भी टिश्यू के ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में, एंड इट ऑकर्स विद इन डेज और वीक्स आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। इनका जो मैकेनिज्म है वो फेयरली सिंपल है, लेकिन इनकी अगेन मॉर्फोलॉजी याद रखनी होगी। मैकेनिज्म क्या, मैकेनिज्म वही है कि जो एक्यूट टी सेल वाला डिफरेंट है और एक्यूट एंटीबॉडीज़ वाला डिफरेंट है। एक्यूट टी सेल वाला क्या है कि जो टी सेल्स होंगे फॉर एग्जांपल CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स वो डायरेक्टली ग्राफ्ट सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वेयर जो CD4 सेल्स होंगे वो साइटोकाइन्स को सेक्रीट करेंगे और इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करेंगे विच विल लीड टू डैमेज ऑफ द ग्राफ्ट। एंड जो टी सेल्स हैं दे में ऑल्सो रिएक्ट अगेंस्ट ग्राफ्ट वेसल्स लीडिंग टू वेस्कुलर डैमेज, जिसकी इन्होंने फिगर यहाँ पे दिखाई हुई है कि जो CD8 है उसने डायरेक्टली आके किलिंग शुरू कर दी, वेयर जो CD4 है CD4 ने कुछ साइटोकाइंस प्रोड्यूस किए, साइटोकाइंस ने अगेन प्रोडक्शन से इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन की वजह से डैमेज हो गई। ये दो फिगर्स आर इंपॉर्टेंट जिन्होंने टी सेल का, अच्छा जो एक्यूट सेलुलर इंजरी होगी ना विच इज़ टी सेल मीडिएटेड, जो एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन होगा टी सेल मीडिएटेड, उसमें हमें दो तरह के पैटर्न्स मिलते हैं। ये दो पैटर्न्स आपने याद रखने हैं, ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल पैटर्न एंड योर वेस्कुलर पैटर्न। जो ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल पैटर्न है एज द नेम सजेस्ट ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल, यानी इसमें ट्यूबुल्स की भी इन्फ्लेमेशन हो रही होगी विच इज़ नोन एज ट्यूबुलाइटिस, एंड इंटरस्टिशियल भी इन्फ्लेमेशन हो रही होगी। कि इसमें होता क्या है, देयर इज एक्सटेंसिव इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन एंड ट्यूबुलर इन्फ्लेमेशन विच इज नोन एज ट्यूबुलाइटिस एसोसिएटेड विद फोकल ट्यूबुलर इंजरी। एंड इसमें होगा क्या कि हमको जो इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट मिलेगा इट वुड कंटेन एक्टिवेटेड CD4 एंड CD8 T lymphocytes। दैट इज इंपॉर्टेंट। जिन्होंने दिखाया है कि यहाँ पर ट्यूबुल का डैमेज हुआ है और ये इसमें इस फिगर में नज़र नहीं आ रहा, मतलब मेरे कैमरा में सही से नज़र नहीं आ रहा आई बिलीव, लेकिन अगर हम ये फिगर देखें तो ये हमको डिफरेंट CD4 और CD8 T lymphocytes मिल रहे हैं विद इन द ट्यूब्यूल्स। तो जो भी एक्यूट सेलुलर मीडिएटेड रिजेक्शन जो होगी उसमें याद रखना है कि उसमें हमको ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल पैटर्न मिलेगा, ट्यूब्यूल्स की इन्फ्लेमेशन और इंटरस्टिशियम की इन्फ्लेमेशन मिलेगी, और हमको जो T lymphocytes हैं उनका इन्फिल्ट्रेट मिलेगा विद इन द क्या कहते हैं इन्फ्लेमेशन
वही इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट मिलेगा हमको। वेयरएस जो वैस्कुलर पैटर्न होता है, वैस्कुलर पैटर्न में क्या होता है कि वैस्कुलर पैटर्न में ये होता है कि जो वेसल्स होंगी उनकी इन्फ्लेमेशन हुई होगी एंड जो वेसल वॉल्स होगी उनकी नेक्रोसिस हुई होगी। अब जो भी अफेक्टेड वेसल होगी ना उसके जो एंडोथीलियल सेल्स होंगे दे वुड बी स्वॉलन एंड जो उसके लिम्फोसाइट्स होंगे lymphocytes would be seen, ये चीज़ याद रखनी है, lymphocytes would be seen between the endothelium and the vessel wall। एंड इस कंडीशन को जिसमें हमको lymphocytes between endothelium, और इसमें मैं सही से वो बेसिकली रिकग्नाइज कर नहीं पा रहा, लेकिन लेट्स सपोज अगर ये lymphocytes हैं कि ये जो कंडीशन होती है जिसमें lymphocytes हमको बिटवीन एंडोथीलियम एंड वेसल वॉल के दरमियान नज़र आ रहे हो एंड जो एंडोथीलियम है वो स्वॉलन हुआ हो, इस टर्म को हम कहते हैं एंडोथीलाइटिस और इंटिमल आर्थराइटिस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैटर्न्स जो कि हमने एक्यूट में सेल मीडिएटेड रिजेक्शन में याद रखने, ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल एंड योर वेस्कुलर पैटर्न। ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल में हमको इन्फ्लेमेटरी जो टी सेल्स उनका इन्फिल्ट्रेट मिल रहा है, ट्यूबुलाइटिस मिल रहा है और इंटरस्टिशियम की इन्फ्लेमेशन मिल रही है। वेयरएस वेस्कुलर पैटर्न में हमको स्वॉलन एंडोथीलियम मिल रहा है और एंडोथीलियम और वेसल वॉल के दरमियान लिम्फोसाइट्स मिल रहे हैं जिसको हम दे रहे हैं इंटिमल आर्थराइटिस या एंडोथीलाइटिस। अब जो एक्यूट एंटीबॉडी मीडिएटेड होगा वो भी अगेन फेयरली सिंपल, उसमें एंटीबॉडीज क्या करेंगी, वेस्कुलर एंडोथीलियम से बाइंड करेंगी, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर देंगी वाई क्लासिकल पाथवे। उसकी हमको फिगर कैसे मिलेगी उसकी इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई कि एंटीबॉडीज आई, इन्होंने क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट कर दिया, ये इन्होंने दिखाया हुआ है। इस केस में हमें क्या मिलेगा, इस केस में हमें बेसिकली ये मिलेगा कि जो एक्यूट एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन होगी इट विल बी मैनिफेस्टेड बाय डैमेज टू ग्लोमेरुलाई एंड डैमेज टू स्मॉल ब्लड वेसल्स, ग्लोमेरुलाई एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की इन्फ्लेमेशन मिलेगी। और साथ में हमें क्या मिलेगा, सिंस यहाँ पे क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हुआ है तो हमको डेपोजिशन मिलेगी कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स की विद इन द इन्फ्लेमेशन। ये इन्होंने दिखाई हुई है कि एंटीबॉडी मीडिएटेड में याद रखना है कि जो एक्यूट एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन होगा, इन्होंने जिस तरह यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो हमारी स्मॉल कैपिलरीज हैं, फॉर एग्जांपल पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, उनकी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है जिसको हमने कैपिलराइटिस कहा हुआ है। और यहाँ पे हमको कौन सा इन्फिल्ट्रेट मिल रहा है, ये हमको बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसके कॉम्प्लीमेंट के सिस्टम पाथवे के प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे एक्यूट एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन में। अब हमारे पास लास्ट रिजेक्शन आती है, दैट इज़ नोन एज योर क्रॉनिक रिजेक्शन। क्रॉनिक रिजेक्शन में क्या होता है, क्रॉनिक रिजेक्शन यूजली तब होती है, इट ऑकर्स ओवर मंथ्स और ईयर्स एंड इट लीड्स टू प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ ग्राफ्ट फंक्शन। इसमें यह देखा जाता है कि इसमें इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस मिलेगी एंड दे वुड बी ग्रेजुअल नैरोइंग ऑफ द ग्राफ्ट ब्लड वेसल्स विच इज़ नोन एज ग्राफ्ट आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ये क्यों हो रहा होगा, ये बेसिकली इसलिए हो रहा होगा कि होगा क्या, इसमें जो टी सेल्स होंगे वो ग्राफ्ट एलोएंटीजेंस के साथ रिएक्ट करेंगे और इसमें CD4 टी सेल्स होंगे। रिएक्ट करने के बाद वो साइटोकाइन सिक्रीट करेंगे और उन साइटोकाइंस के सिक्रीशन से होगा क्या, इट वुड स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स इन द ग्राफ्ट। साथ में एलो एंटीबॉडीज़ का भी रोल होगा क्रॉनिक रिजेक्शन में, लेकिन ये चीज़ याद रखनी है, इन्होंने क्रॉनिक रिजेक्शन यहाँ पे दिखाई दी है कि CD4 टी सेल्स आएंगे, वो साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट की और स्मूथ मसल्स की प्रोलिफरेशन और फर्दर एक्टिवेशन हुई, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये होगा कि जो ल्यूमन है वो फिर ग्रेजुअली डिक्रीज करने लग जाएगा। और हम इस कंडीशन को नाम क्या कह रहे हैं, इस कंडीशन को हम नाम दे रहे हैं ग्राफ्ट आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस एंड ग्रेजुअल नैरोइंग ऑफ ग्राफ्ट ब्लड वेसल्स, ग्राफ्ट आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ड्यू टू cytokines produced by T cells which stimulate the proliferation and activation of fibroblast and vascular smooth muscle cells। and इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी याद रखनी है कि इसमें हमको वेस्कुलर चेंजेस मिलेंगी विद इंटिमल थिकनिंग एंड वेस्कुलर ऑक्लूजन्स। वेस्कुलर ऑक्लूजन मैंने अभी बताया क्यों मिल रही है, स्मूथ मसल्स के फर्दर ग्रोथ की वजह से। इसमें हमको ग्लोमेरुलोपैथीज मिलेंगी और डुप्लीकेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी। पेरिट्यूबुलर कैपिलराइटिस मिलेगा विद मल्टी लेयरिंग ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। जो यहाँ पे थी, यहाँ पे भी एंटीबॉडी वाले में भी जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज थी उसका हमको नज़र आ रहा था कि उसकी इन्फ्लेमेशन हुई भी थी, लेकिन एंटीबॉडी जो एक्यूट एंटीबॉडी रिजेक्शन था उसमें हमें कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स की डेपोजिशन मिल रही थी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मल्टी लेयरिंग मिलेगी उन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन्स की ड्यू टू एक्टिवेशन एंड proliferation of fibroblast and vascular smooth muscle cells। एंड साथ में यहाँ पे ग्लोमेरुलोपैथीज मिलेंगी, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ये चीज़ याद रखनी है। एंड इसमें ये भी याद रखना है कि इसमें इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस मिलेगा हमको एंड ट्यूबुलर एट्रोफी विद लॉस ऑफ रीनल पैरेन्काइमा। और क्या कहते हैं, ये बस ये इसमें मेन चीज़ याद रखनी है क्रॉनिक की। इसकी उन्होंने ये फिगर्स दिखाई हुई हैं कि हम ये देख सकते हैं
कि ये जो ग्लोमेरुलोपैथीज मिल रही हैं, ये ग्लोमेरुलस इन्होंने एक दिखाई हुई है, उसमें कितना डैमेज हो गया पेरिट्यूबुलर। और ये हम देख सकते हैं कि ये कोई भी ग्लोमेरुलर आर्टरी है तो ये स्मूथ मसल सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन हो रही है, जिससे इनकी ऑक्लूजन हो रही है। और हम यहाँ पे ये देख सकते हैं दिस इज़ नोन एज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, इन्होंने यहाँ पे दिखाई है कि ये वाला पार्ट पूरा नॉर्मल है, हमें नॉर्मल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज नजर आ रही है, वेयर यहाँ पे हमको इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस मिल रहा है। सो दैट वाज क्रॉनिक रिजेक्शन। यही 3 तरह की रिजेक्शन थी, इनकी मॉर्फोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लेनी है। अब मेथड्स क्या होते हैं ग्राफ्ट के सर्वाइवल को इंक्रीज करने के? इम्यूनो सप्रेशन करनी होती है। इम्यूनो सप्रेशन हम किस तरह कर सकते हैं कि बेसिकली हम होस्ट के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करें। हाउ डू वी डू इट? वी डू इट बाय क्या कहते हैं, किस तरह हम कुछ स्टेरॉइड्स दे सकते हैं विच रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। हम माइकोफिनोलेट मोफिटिल देते हैं विच इनहिबिट्स लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन। और हम टैक्रोलिमस देते हैं। टैक्रोलिमस क्या है? टैक्रोलिमस बेसिकली इनहिबिटर है फॉस्फेटेस कैल्सिन्यूरिन का। फॉस्फेटेस कैल्सिन्यूरिन क्या है? फॉस्फेटेस कैल्सिन्यूरिन इट इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विच इज़ नोन एज न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल। ये जो न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। एंड ये कराता क्या है? ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू स्टिमुलेट क्या करता है, जो इंटरल्यूकिन, जो बेसिकली वो जीन नहीं होती जो कि इंटरल्यूकिन 2 को इनकोड कर रही होती है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन कराता है वो। तो एक तरफ से जब हम इसको कैल्सिन्यूरिन को, फॉस्फेटेस कैल्सिन्यूरिन को जब टैक्रोलिमस इनहिबिट करा है तो उसकी वजह से ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनहिबिट हो रहा है। जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनहिबिट हो रहा है तो उसकी वजह से इंटरल्यूकिन 2 की ट्रांसक्रिप्शन और उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो रही है। तो अल्टीमेटली हो कर है कि टैक्रोलिमस इज इनहिबिटिंग द टी सेल रिस्पॉन्स, क्योंकि वी नो इंटरल्यूकिन 2 इज रिक्वायर्ड फॉर योर टी सेल रिस्पॉन्स। एक हम ये इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम टी सेल एंड बी सेल डिप्लीटिंग एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे टी सेल और बी सेल्स कम हो जाएंगे। पूल्ड इंट्रावीनस आईजीजी दे सकते हैं। हम ऐसे ड्रग्स दे सकते हैं जो कि करेंगे क्या, विच विल प्रिवेंट द होस्ट टी सेल्स फ्रॉम रिसीविंग कोस्टिमुलेटरी सिग्नल्स फ्रॉम डेंड्रिटिक सेल्स। फॉर एग्जांपल हम जो CTLA4, हमने जो एनर्जी का प्रोसेस पढ़ा था, CTLA4 और प्रोग्राम सेल डेथ 1 रिसेप्टर वाला पाथवे, हम वो वाले ड्रग्स दे सकते हैं ताकि टी सेल्स की एक्टिवेशन ना हो। इस तरह हम ग्राफ्ट के सर्वाइवल को बढ़ाते हैं। अब सिंस हम इम्यूनो सप्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो गिनों के हर चीज़ के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या मिलेगा? यहाँ पे इम्यूनो सप्रेशन की वजह से होगा ये कि अब देयर विल बी, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी लॉस हो रही है, सो आपकी बॉडी, देयर विल बी अ चांस कि हमारी बॉडी में डिफरेंट वायरसेस की रीएक्टिवेशन होने लग जाए। फॉर एग्जांपल रीएक्टिवेशन ऑफ पोलियोमा वायरस हो जाए, इंक्रीज रिस्क हो जाए ऑफ डेवलपिंग एप्स्टीन बार वायरस इंड्यूस लिम्फोमास, इंक्रीज रिस्क हो जाए ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इंड्यूस कॉमस सेल कार्सिनोमा, कापोसी सार्कोमा और डिफरेंट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का। बेसिकली इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि इम्यूनो सप्रेशन की वजह से देयर इज़ अ चांस कि डिफरेंट वायरसेस की रीएक्टिवेशन हो जाए या डिफरेंट वायरसेस एंड बैक्टीरिया की वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए। सो दैट वाज द टिश्यू रिजेक्शन। अब हम लास्ट चीज़ पढ़ेंगे, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं उनका ट्रांसप्लांट कब रिक्वायर होता है? इट इज़ यूज्ड तब रिक्वायर होता है जब कोई हिमेटोलॉजिक मैलिग्नेंसीज हो, फॉर एग्जांपल बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम्स हो, एप्लास्टिक एनीमिया या इनहेरिटेड बोन मैरो डिसऑर्डर्स हो, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एंड इम्यूनोडेफिशिएंसी स्टेट्स। इनमें क्या होता है, इनमें जो एक चीज़ याद रखनी है, इनमें एक कंडीशन मिलती है विच इज़ नोन एज ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ होती क्या है? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ बेसिकली होता ही है कि जब कोई इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स या उनके प्रिकर्सर्स दे आर ट्रांसप्लांटेड इनटू इम्यूनोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज्ड रेसिपिएंट एंड द ट्रांसफर्ड सेल्स रिकॉग्नाइज एलो एंटीजेंस इन द होस्ट एंड अटैक होस्ट डिजीज। इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि अब हम हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, मतलब हिमेटोपोएटिक्स जो स्टेम सेल्स हैं उनमें कोई मसला है। वी नो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स से ही आगे हमारे सारे ब्लड सेल्स बनते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, सारे इम्यूनिटी के सेल्स बनते हैं। अब ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस की बात है कि जिस बंदे को हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी उसकी इम्यूनिटी तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होगी, वो क्या कहते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि उसमें स्टेम सेल्स सही से बन नहीं रहे, तो उसमें जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं जो उसके ब्लड सेल्स हैं वो सही से बन नहीं रहे। तो होगा ये जो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ होती है उसमें बेसिकली होता ये कि जब हम किसी भी इम्यूनोलॉजिकली कंपैटिबल बंदे, मतलब किसी नॉर्मल बंदे से हम हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को जब ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी उस बंदे में जिसको ऑब्वियसली उनकी ज़रूरत है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वहाँ पे होता क्या है कि जो हमने टिश्यू ग्राफ्ट किए ना या जो सेल्स ग्राफ्ट किए हैं, अब वो डोनर के ग्राफ्ट सेल्स करेंगे क्या कि डोनर के ग्राफ्ट सेल्स जो होस्ट के टिश्यूज़ हैं ना
उनको एज अ एंटीजन डिटेक्ट कर लेंगे एंड देन डोनर के ग्राफ्ट सेल्स आपके होस्ट के टिश्यू के खिलाफ काम करने लग जाएंगे. दैट इज़ नोन एज ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़, क्योंकि इसमें होगा ये कि जो ग्राफ्ट के टिश्यूज़ हैं वो हमारे होस्ट के उनको एंटीजन्स को डिटेक्ट करके उन्हीं के खिलाफ उनको डैमेज करने लग जाएंगे. कि उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स और देयर प्रिकर्सर्स आर ट्रांसप्लांटेड इनटू immunologically compromised recipients, and the transferred cells they recognize the alloantigens in the host and then they attack host tissues. When immune compromised recipients receive hematopoietic stem cells preparations from allogenic donors, the immunocompetent T cells present in the donor recognize the recipient's HLA antigens as foreign and they react against them. इसको हमने फर्दर 2 में डिवाइड किया हुआ है, एक्यूट एंड क्रॉनिक में. जो एक्यूट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज होती है, इट ऑकर्स विद इन डेज टू वीक्स आफ्टर द एलोजेनिक हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन. इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो हमारा जो रिएक्शन हो रहा होगा उसमें जो हमारी ऑब्वियसली कौन सी जगहें वो होंगी रिकग्नाइजेबल होंगी, एपिथेलियल ऑफ स्किन, लिवर एंड इंटेस्टाइन. होगा कैसे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन कैसे होगी एक्यूट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ में. एक्यूट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ में ये देखा जाएगा कि स्किन पे जनरलाइज्ड रैश मिलेगा विच में लीड टू डिस्क्वेमेशन इन सेवियर केसेस. जो लिवर होगा, लिवर में ये देखा जाएगा कि देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बाइल डक्ट्स विच विल गिव राइज टू जॉन्डिस. और गट में ये देखा जाएगा कि देयर विल बी म्यूकोजल अल्सरेशन ऑफ द गट विच विल रिजल्ट इन ब्लडी डायरिया. क्रोनिक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ में क्या होगा कि इट वुड क्रोनिक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ वुड फॉलो द एक्यूट सिंड्रोम और इट में ओकर इंसिडियसली. इसमें ये देखा जाएगा कि इसमें स्किन पे वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे सिर्फ रैश आ रहा था. यहाँ पे क्रॉनिक के केस में क्या होगा, क्रॉनिक के केस में ये होगा देयर वुड बी एक्सटेंसिव क्यूटेनियस इंजरी विद डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन अपेंडेजेस एंड फाइब्रोसिस ऑफ डर्मिस. वहाँ पे लिवर में से बाइल डक्ट्स की डिस्ट्रक्शन हो रही थी, जॉन्डिस हो रहा था. यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा कोलिस्टैटिक जॉन्डिस. और उसके अलावा वहाँ पे हमने देखा था कि गट में म्यूकोजल अल्सरेशन मिल रही थी जिसकी वजह से ब्लडी डायरिया हो रहा था. यहाँ पे ये होगा कि देयर विल बी डैमेज टू जीआई ट्रैक्ट विच में कॉज ईसोफेजियल स्ट्रक्चर्स. और जो इम्यून सिस्टम होगा इट विल बी डेवास्टेटेड विद इनवॉल्यूशन ऑफ थाइमस एंड डिप्लीशन ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द लिम्फ नोड्स एंड पेशेंट विल एक्सपीरियंस रिकरेंट एंड लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन. और ये भी देखा गया है कि जो ग्राफ्टेड CD4 हेल्पर टी सेल्स हैं, यानी जो डोनर से आए, they may react with the host B cells and then stimulate the host B cells to produce auto antibodies. So that was it. I hope ये easily समझ में आ गया हो. मेन चीज़ जो है वो इनकी मॉर्फोलॉजी है जो कि याद रख लेनी और इन फिगर्स को सही से देख लें. आई नो कैमरे में उस तरह नहीं आ रही, लेकिन किताब में सही जब आप किताब से पढ़ेंगे एक दफ़ा या इवन अगर ये टेक्स्ट भी पढ़ लेना और मॉर्फोलॉजी पढ़ लें तो ये फिगर सही से समझ आ जाएगी. तो आई होप ये सही से समझ में आ गया हो एंड थैंक यू.